नमस्ते बच्चों। आज हम लोग वर्ग 8 के लिए हमारी दुनिया भूगोल विषय अंतर्गत भारतीय कृषि के दूसरे भाग को देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय कृषि के बारे में अध्ययन किया था। उसमें हम लोगों ने कृषि क्या है, कृषि के प्रकार, फसलों का वर्गीकरण आदि का अध्ययन किया था। इसका आप लोग इसके बारे में पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज हम लोग कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, बिहार कृषि की क्या विशेषताएं हैं, इसके अलावे जैविक कृषि आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं भारतीय कृषि में कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और कृषि किन कारकों से प्रभावित होती है। तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले सर्वप्रमुख कारणों में है वर्षा पर निर्भरता, यानी कि हमारी भारतीय कृषि जो है सो मानसून पर निर्भर है। आज भी लगभग आधा भाग ही सिंचित क्षेत्र है, शेष क्षेत्र में जो है सो मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। जब बारिश अच्छी होती है यानी कि तो फसल अनुकूल होता है। अल्प वृष्टि या अतिवृष्टि की स्थिति में जो है यह प्रभावित होता है और उत्पादन उस ढंग का नहीं होता है। भारत सरकार के द्वारा एवं राज्य सरकार के द्वारा जो है सो वर्षा पर निर्भरता को कम करने के लिए सिंचाई के साधनों का विकास किया जा रहा है। दूसरा है आपका खेतों का छोटा आकार, यानी कि दिनों दिन जो है सो खेतों का आकार छोटा होते जा रहा है। यानी कि भारत में अगर हम देखें तो किसानों के पास जोत का आकार जो है सो बहुत ही छोटा है, यानी कि 80% किसानों के पास जो है सो जोत का आकार 1 एकड़ से भी कम है। तो जोत के आकार का कम होने के कारण या खेतों के छोटे आकार के कारण जो है सो वहाँ पर वैज्ञानिक ढंग से कृषि नहीं हो पाती है और आधुनिक उपकरणों का सही ढंग से प्रयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है सो उत्पादन कम होता है। चकबंदी को लाया गया था, खेतों को चकबंदी करके इसको बड़ा आकार में बनाया जाए, लेकिन चकबंदी सही ढंग से नहीं हो पाया, जिसके कारण जो है सो भू जोत बिखरे हुए हैं और छोटे जोत जो है अलाभकारी होता है। अब है भूमि का असमान वितरण। तो भारतीय कृषि को प्रभावित करने में भूमि का असमान वितरण भी है, यानी कि असमान वेतन का कहने का तात्पर्य यह है कि जमींदारी प्रथा के कारण बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और बहुतों के पास ज़मीन नहीं है, यानी कि बहुत सारे लोग जो है सो अपना ज़मीन नहीं है, वह बटाईदार के रूप में कार्य करते हैं। तो जिसके कारण भी जो है जो जोतहीन किसान हैं उनके सामने समस्याएं हैं और भू सुधारों की प्रक्रिया जो है सो सही ढंग से लागू नहीं हो पाने के कारण जो है सो बहुत सारे किसान जो है सो बिना जमीन के हैं, वह बटाईदार के रूप में या पट्टेदार के रूप में कृषि कार्य करते हैं, जिसके कारण जो है सो हमारी कृषि प्रभावित होती है। अब है कृषि ऋण, यानी कि कृषि ऋण की सुविधा जो है सो किसानों को सही ढंग से नहीं प्राप्त है। इनको जो है सो महाजनों या ग्रामीण संस्थाओं के पास से जो है सो कर्ज लेने पड़ते हैं, जिसका सूद का दर जो होता है वह ऊंची होता है, जिसके कारण जो है सो इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब सरकार जो है सो इनको ऋण देने की व्यवस्था कर रही है और इसके लिए जो है सो अनेक सारे बैंकिंग सिस्टम के द्वारा इनको जो है सो ऋण दिया जा रहा है। इसके बाद कृषि विपणन। कृषि विपणन यानी कि जो किसान उपजाते हैं, जो उनका उपज होता है उसका विपणन सही ढंग से नहीं हो पाता, यानी कि उनके उत्पादों का सही दाम नहीं मिल पाता है। व्यापारी और बिचौलिए जो हो
जो है वह सस्ते दरों पर इनके सामानों को खरीद लेते हैं। यह जो है सो अपना सामान बाजार तक सही ढंग से नहीं पहुंचा पाते हैं, जिसके कारण जो है सो इनको जो लाभ होना चाहिए वह लाभ इनको नहीं मिल पा रहा। अब यह परंपरागत कृषि, अभी भी भारत में जो है सो परंपरागत कृषि की जाती है। परंपरागत कृषि कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो है सो आधुनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, यानी कि हल बैल कुदाल खुरपी हंसुआ इत्यादि के माध्यम से ही आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में कृषि की जा रही है, जिसके कारण उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण जो है सो उत्पादन कम होता है। तो ये भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। अब है बिहार कृषि की विशेषताएं क्या है, यानी कि बिहार कृषि की अगर विशेषता देखें तो जो भारतीय कृषि की विशेषता है लगभग बिहार कृषि की वही विशेषता है, यानी कि पहला जो है सो मानसून पर निर्भरता, यानी कि बिहार की कृषि जो है सो आज भी मानसून पर आधारित है। वर्षा होने पर जो है सो फसल अच्छी होती है। अगर वर्षा की अनिश्चितता है, यानी कि वर्षा अतिवृष्टि और अनावृष्टि की स्थिति उत्पन्न होती है तो फसल प्रभावित होता है और फसल मारी जाती है। सिंचाई के साधन जो है सो आज भी कम है। उसके बाद परंपरागत तकनीक, आज भी बिहार में जो है सो परंपरागत तकनीक से ही कृषि की जाती है, यानी कि हल बैल कुदाल खुरपी आदि इसके प्रमुख उपकरण है। अब कुछ हद तक जो है सो आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन अभी भी अधिकांश क्षेत्रों में जो है सो परंपरागत ढंग से ही खेती की जाती है। उसके बाद बिहार की कृषि में एक महत्वपूर्ण विशेषता जो है सो यहाँ छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। छिपी हुई बेरोजगारी से तात्पर्य यह है कि जो लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं उससे लगता तो है जो हम काम कर रहे हैं कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता वह नहीं होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि खेत में आवश्यकता से ज़्यादा लोग रहते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा लोग काम किए हुए रहते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं भी है उसमें रोजगार के अभाव के कारण जो है सो कृषि कार्य में लगे हुए होते हैं। तो छिपी हुई बेरोजगारी बिहार की कृषि में देखने को मिलती है। उसके बाद जीवन निर्वाह के लिए यहाँ जो है सो मुख्य रूप से कृषि का उद्देश्य जो होता है सो जीवन निर्वाह होता है, यानी कि जीविका के साधन के रूप में जो है सो कृषि की जाती है। व्यवसायिक ढंग से कृषि नहीं होता है यह भारतीय। उसके बाद जो है सो सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करने वाला, यानी कि कृषि जो है सो सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करता है। आप लोग देखे होइएगा कि जब फसलों की कटाई होती है तो फसलों की कटाई के समय हमारे यहाँ जो है सो बहुत सारे पर्व त्योहार मनाए जाते हैं जो फसलों के कटने के बाद होता है। इसके साथ ही खेती कार्य के दौरान जो है सो लोकगीत का गायन, उस फसलों के भंडारण के लिए पर्वों का आयोजन किया जाता है, कृषि यंत्रों का पूजन किया जाता है, कृषि कार्यों से जुड़े गीत पहेलियाँ कहावतें आदि जो है सो समाज में देखने को मिलता है, जो हमारे सांस्कृतिक जीवन को यानी कि सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। तो यह मुख्य रूप से बिहार की कृषि की विशेषताएं हैं। अब हम लोग देखते हैं हरित क्रांति, यानी कि 1960 के दशक में बिहार के क्षेत्रों में जो है कृषि उत्पाद बिहार और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में यानी कि पंजाब हरियाणा राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेशों के क्षेत्रों में कृषि उत्पादन व्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, यानी कि कृषि उत्पादकता में गत्यात्मक परिवर्तन आया। कृषि उत्पादन व्यवस्था में एकाएक काफ़ी वृद्धि हुई। यह 1960 के दशक में यानी कि 1966 के आसपास जो है सो कृषि उत्पादन में गत्यात्मक परिवर्तन आया, उत्पादन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, जिसको हरित क्रांति के नाम से जाना गया। इस हरित क्रांति को लाने में संकर बीज, रासायनिक खाद, वैज्ञानिक उपकरण, सिंचाई के साधन और विद्युत का महत्वपूर्ण स्थान था। यानी कि अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो वहाँ पर जो है सो सिंचाई के साधन उपलब्ध थे, विद्युत उपलब्ध था, उसमें जो है सो संकर बीज और रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, जिसके कारण उत्पादन अत्यधिक हुआ। और मुख्य रूप से जो है सो उन क्षेत्रों में
सर्वप्रथम गेहूं का उत्पादन किया गया और गेहूं के बाद जो है सो उस क्षेत्रों में धान का भी उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। यानी कि इसका सर्वाधिक प्रभाव अगर हम देखें हरित क्रांति का, तो सर्वाधिक प्रभाव जो है सो गेहूं की फसल पर देखने को मिला। और जो क्षेत्र था वह पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का गंगानगर जिला था, जहां पर हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला। अब हम लोग देखते हैं कृषि पद्धति में बदलाव, यानी कि जो देश में विकास हो रहा है, कृषि पद्धति में भी बदलाव आ रहा है। और कृषि पद्धति में जो है सो पुराने जो परंपरागत कृषि पद्धति थी उसको छोड़कर अब जो है सो नए ढंग से कृषि कार्य किया जाने लगा है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि अब उन्नत कृषि उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि आप लोग देखते होइएगा खेतों में जो है अब जुताई के लिए, कटाई के लिए अनेक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो है सो कृषि व्यवस्था उन्नत हुआ। सिंचाई के साधनों का विकास किया जा रहा है। सिंचाई के साधनों में नहरों का पूरे देश में जाल बिछाया जा रहा है। इसके साथ ही ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई की भी व्यवस्था अनेक जगहों पर की गई है। यानी कि सिंचाई के साधनों का धीरे धीरे विकास हुआ है और अभी लगभग हमारी 50% भूमि जो है सिंचित है। इसके बाद जो है सो फसल बीमा, यानी कि चूंकि भारतीय कृषि में मानसून का महत्वपूर्ण योगदान रहता है और मानसून अनिश्चितताओं का मानसून अनिश्चित रहता है, जिसके कारण जो है सो फसलें प्रभावित होती है। यानी कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि की स्थिति में फसलें मारी जाती है। इसके बाद सूखा के समय या प्राकृतिक विपदा के कारण जो है सो फसल मारी जाती है, जिसके कारण जो है सो फसलों का बीमा किया जा रहा है। फसलों को बीमा किया जा रहा है, जिससे जो है सो किसानों को जो है सो जो बहुत ज़्यादा परेशानी न हो और वह अपना मूल्य प्राप्त कर सके, उनको ज़्यादा घाटा नहीं हो, तो ये व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद जो है सो मौसम पूर्वानुमान, यानी कि वैज्ञानिकों के द्वारा मौसम को पूर्वानुमान, यानी कि मौसम के बारे में जानकारी कुछ दिन पहले ही दे दी जाती है, जिससे यह पता चल जाता है कि क्या होने वाला है और किसान उससे बचने के लिए अपना उपाय कर लेते हैं, जिससे कम से कम क्षति होती है। ऋण की व्यवस्था के लिए भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जैसे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, ग्रामीण बैंक के माध्यम से उनको ऋण मुहैया कराया जा रहा है, पैक्स के माध्यम से जो है सो उनको ऋण मुहैया कराया जाता है, सहकारी भूमि विकास बैंक के माध्यम से भी जो है सो उनको ऋण आदि की व्यवस्था की जाती है। इसके बाद बिस्कोमान के द्वारा जो है सो खाद एवं बीज की व्यवस्था की जाती है। यानी कि कृषि पद्धति में बदलाव लाया है और किसानों की स्थिति में सुधार के लिए और कृषि व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए सरकार के द्वारा जो है सो अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। अब है श्री विधि। श्री विधि तकनीक जो है सो उत्पादन की एक व्यवस्था है, जिसमें मुख्य रूप से यहाँ पर धान के फसलों के लिए किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे एक बड़ा सा ड्रम में पानी डालकर उसमें नमक डाला जाता है। नमक इसलिए डाला जाता है ताकि पानी का घनत्व जो है सो बढ़ जाए और उस पानी में जो है धान के बीज को डाल दिया जाता है। जो धान का बीज होता है, जो बढ़िया बीज होता है, वह नीचे बैठ जाता है और उसको फिर जो है सो निकाल लिया जाता है। उसको सुखा के उसको खेत में छींट दिया जाता है और जो बीज तैयार होता है, जो बिचड़ा तैयार होता है, उसको उखाड़ के एक एक करके, यानी कि एक बिचड़ा को एक जगह रोपा जाता है। इस प्रकार का जो खेती की जाती है उसको श्री विधि तकनीक कहा जाता है। इसमें कम पानी और कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। अब हम लोग देखते हैं जैविक खाद किसको कहते हैं। तो जीवों के अवशेष, खरपतवार, गोबर, पत्तियों, छिलकों आदि को सड़ा के जो बनाया जाता है उसको कहते हैं जैविक खाद। इसमें केचुआ का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। केचुओं की सहायता से जो है जैविक खाद का निर्माण किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं पूर्वोत्तर भारत का चाय प्रदेश। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत यानी कि असम का क्षेत्र जो है सो चाय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और असम घाटी में जो है सो चाय की खेती की जाती है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र में जो है सो बड़े पैमाने पर चाय की खेती की जाती है और दार्जिलिंग क्षेत्र में आपका दार्जिलिंग की हैप्पी घाटी जो है सो चाय के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ का चाय जो है सो इसकी मांग विदेशों में अधिक है। यानी कि
पूर्वोत्तर भारत में जो चाय की खेती की जाती है यह असम घाटी में की जाती है और इसको अन्य क्षेत्रों से अंतर यह है कि यह नदी घाटियों में, यानी कि चाय की खेती अधिकांशतः पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, लेकिन असम घाटी में जो चाय की खेती की जाती है वह नदी घाटियों में की जाती है, यानी कि निची भूमि में जो है असम घाटी में चाय की खेती की जाती है। यहाँ की चाय जो है सो काली चाय का उत्पादन किया जाता है और यहाँ पर चाय उत्पादन का श्रेय दिया जाता है ब्रिटेन के रॉबर्ट बुर्ज को, जिन्होंने 1823 ईस्वी में जो है चाय के उत्पादित चाय को ब्रिटेन के बाज़ारों तक पहुंचाया और ब्रिटेन में चाय की मांग बढ़ी। यहाँ पर चाय बागान में काम करने वाले जो लोग होते हैं अधिकांश कछारी लोग होते हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं। अब हम लोग देखते हैं उत्तर पश्चिम भारत में खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। हरित क्रांति का जो क्षेत्र है वह पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है और पंजाब हरियाणा के क्षेत्र के बारे में, यानी कि यह खाद्यान्न उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, यह हरित क्रांति का क्षेत्र है। यहाँ पर जो है सो सर्वप्रथम गेहूं का उत्पादन जो है सो सर्वाधिक मात्रा में हुआ और आज देश का लगभग 20% गेहूं का उत्पादन अकेले पंजाब राज्य के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्य कारण है यहाँ की भूमि जो है सो नदियों द्वारा लाई गई है, जो उपजाऊ भूमि है। यहाँ पर जो है सो उन्नत उपकरण यानी कि वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाती है और नए नए उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। संकर बीज का प्रयोग किया गया, रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया और सिंचाई के साधन यहाँ पर उपलब्ध थे, बिजली की सुविधा उपलब्ध थी, जिसके कारण जो है पंजाब का क्षेत्र में उत्पादन व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और गेहूं का जो है सो उत्पादन बड़े पैमाने पर यहाँ होने लगा। जब गेहूं का उत्पादन बड़े अतिरिक्त उत्पादन होने लगा, अधिशेष उत्पादन होने लगा, तो अन्य क्षेत्रों में जो है सो अन्य फसलों का भी उत्पादन किया जाने लगा, जैसे दलहन, तिलहन, कपास आदि का भी जो है, मक्का आदि का उत्पादन किया जाने लगा, जिसके कारण जो है सो इस क्षेत्र को जो है सो गेहूं का कटोरा कहा जाता है। जब इसका सर्वाधिक उत्पादन होने लगा तो अन्य फसलों में धान का उत्पादन होने लगा और कुछ लोग जो कृषि कार्य में लगे हुए थे तो अतिरिक्त उत्पादन होने लगा, तो कुछ लोग कृषि कार्यों से हटके डेयरी उत्पादन, मांस उत्पादन आदि क्षेत्रों में लग गए, जिससे जो है सो इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास बहुत ही तेजी से हुआ और यह क्षेत्र जो है सो अभी कृषि के बल पर जो है सो विकसित प्रदेशों में इसकी गिनती की जाती है। अब पंजाब क्षेत्र में जो है सो हरित क्रांति तो आया, हरित क्रांति के कारण बहुत सारे लाभ तो हुए, लेकिन इसकी कुछ समस्याएं भी देखने को पंजाब क्षेत्र में मिलती है, यानी कि अत्यधिक खाद एवं रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग के कारण जो है सो पंजाब की भूमि में उर्वरा शक्ति की कमी होती जा रही है, यानी कि भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास हो रहा है। जल जमाव की समस्या देखने को मिलती है, यानी कि अधिक सिंचित भूमि होने के कारण जल जमाव की समस्या देखने को मिलती है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के कारण जो है सो प्रदूषण की समस्या देखने को मिलती है। कृषि लागत में वृद्धि हुई, तो ये सारी पर्यावरणीय समस्याएं पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो ये आप लोगों का भारतीय कृषि के बारे में था। ये भारतीय कृषि चैप्टर को आज हम लोगों ने पूरा किया। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है सो इस पाठ के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही आप लोग जो है सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ ही इसको शेयर करें और लाइक करें।